हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस चैनल पर सीटेट एसएसटी का कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं। तो ये हमारा क्लास 7th चैप्टर 4th की वीडियो है और इन वीडियोस में हम सीटेट प्रीवियस ईयर बेस्ड सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स कराते हैं जो कि सीटेट में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आएंगे। और इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपको बड़े ध्यान से देखना है और उसे बार बार रिवाइज़ करना है ताकि आपको पेपर में हेल्पफुल हो सके। तो देखते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4th है। इसमें हम वायु के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी वायु कितने प्रतिशत होती हैं, और हम इसमें समताप मंडल, क्षोभ मंडल आदि के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें हम इस चैप्टर में हमारा बहुत कुछ है जो कि हमारे सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 4th क्लास 7th वायु। इन वीडियोस में हम चैप्टर वाइज कराते हैं। पहले हमने पिछली वीडियोस में हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी हमने कंप्लीट की थी। अब हम 7th क्लास की ज्योग्राफी कर रहे हैं। उसके बाद हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस करेंगे और उसके बाद हम 8 तक कंप्लीट करेंगे अपने पेपर जुलाई आने से पहले सीटेट आने से पहले। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने चार्ट लिया है ताकि आपको समझने में हेल्पफुल हो सके। तो ये हमारे वायुमंडल में पाए जाने वाली सभी प्रकार की गैस हैं इसमें। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा होता है नाइट्रोजन, जो कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक प्रतिशत में पाई जाती है। तो क्वेश्चन आता है हमारे सीटेट में कि सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो इसका आंसर होता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी होती है? 78%। और हमारी दूसरी महत्वपूर्ण गैस जो कि वायुमंडल में अधिक पाई जाती है वो है ऑक्सीजन। ये कितनी है? 21%। तो सबसे पहली जो सबसे अधिकतर पाई जाती है वो नाइट्रोजन, दूसरे नंबर वाली हमारी ऑक्सीजन, और उसके बाद हमारी अन्य सभी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन इत्यादि, ये सभी पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण हमारी दो ही हैं, दो ही सीटेट में पूछ जाती है कि सबसे अधिक कौन सी है या फिर दूसरे नंबर की गैस कौन सी है जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये दोनों आप पॉइंट्स याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वीडियोस में हमने सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए गए हैं जिनसे आप सीटेट ना कि पास करेंगे बल्कि अच्छे नंबरों से पास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी दो गैस हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारी नाइट्रोजन कितनी है? 78% और ऑक्सीजन 21%। आगे देखते हैं। नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे का अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, पौधों के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट होती है? तो वो होती है हमारी नाइट्रोजन। आगे देखते हैं। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है, जो कि अभी हमने डायग्राम से आपको समझाया। अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है। ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ये भी सीटेट में हमारी कई बार पूछा जा चुका है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है हमारी फ्रेंड्स? ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को पृथ्वी पर ही रोक कर रखती है। आगे देखते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना संभव नहीं होता। यहाँ पर नहीं आएगा। तो कौन सी ऐसी गैस है जो
कौन सी ऐसी गैस है जो पृथ्वी पर ऊष्मा को रोक कर रखती है? तो वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब है ग्लोबल वार्मिंग। इसे हिंदी में कहते हैं भूमंडलीय तापन। ये हमारे एनसीईआरटी में दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, इसलिए हमने इसे दोनों लैंग्वेज में लिया है। देखते हैं, जब कारखाना एवं कार के धुएं से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड होती अच्छी गैस है, इससे पृथ्वी पर गर्माई बनी रहती है, परंतु जब कारखानों और धुओं की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग मतलब भूमंडलीय तापन बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहता है। आगे देखते हैं। हर पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब देखते हैं, यह संतुलन कोयले तथा खनिज तेल आदि ईंधनों को जलाने से गड़बड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जब कार के धुएं या फिर खनिज इत्यादि जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान अधिक हो जाता है। अब देखते हैं वायु चक्र। तो वायु चक्र क्या होता है, देखते हैं। जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, और ठंडी वायु संघन और भारी होती है, इसलिए इसे नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थान भरने के लिए आ जाती है। इस प्रकार वायु चक्र कहलाता है। अर्थात जैसे पृथ्वी पर गर्माई हुई तो वायु भी गर्म होगी, वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है बहुत, और हल्की होने के कारण वो आसमान में उड़ जाती है, मतलब ऊपर उठने लगती है, और उसकी जगह खाली हो जाती है। फिर उसकी जगह भरने आ जाती है ठंडी वायु। ये ऐसे ही चक्र चलता रहता है। फिर ठंडी वायु गर्म होती है, फिर ऐसे ही फिर उसकी जगह दूसरी वायु आ जाती है। तो ये होता है हमारा वायु चक्र। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना, जिससे सीटेट में कई बार और बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल हमारा 5 परतों में विभाजित है। कितनी फ्रेंड्स? 5 परतों में, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं। तो कौन कौन सी परत है? पहला क्षोभमंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा बाह्य मंडल, पांचवा बहिर्मंडल। तो इनको एक एक करके समझते हैं, चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला है क्षोभमंडल। हमने इसमें आप देख सकते हैं सभी महत्वपूर्ण पॉइंट लिए हैं जो कि हमारे सीटेट में पूछे जाते हैं, और सारा का सारा हमारा ये एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर बेस्ड है। तो आप इन्हें कर अपने पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं, यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है हमारी? यह है क्षोभमंडल। और दूसरा पॉइंट है हमारा, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। तो कितने किलोमीटर तक पाई जाती है? तो आंसर है हमारा 13। आप इन सभी को फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश करिए, क्योंकि हमारी सीटेट में यही पूछे जाते हैं, और फिर वहाँ पेपर में ऑप्शन देखकर हमें कन्फ्यूज़न पैदा होती है। इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें अगर आप सीटेट पास करना चाहते हैं और आप सीरियस हैं, तभी इन वीडियोस को देखें, क्योंकि इन्हें बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमारा तीसरा पॉइंट है, हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। तो सांस हम किस में लेते हैं? तो हमारा ये क्षोभमंडल में सांस लेते हैं। अगला, मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि इसी परत के अंदर होता है। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि वर्षा कौन से मंडल में होती है? तो हमारा आंसर है क्षोभमंडल। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा अब है समताप मंडल। देखते हैं, क्षोभमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। तो ये किसके ऊपर होता है? ये क्षोभमंडल के ऊपर होता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। तो फ्रेंड्स, कितनी ऊंचाई तक फैला रहता है? 50 किलोमीटर तक। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थिति
हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि हवाई जहाज उड़ाने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सा होता है? तो हमारा आंसर है समताप मंडल। कौन सा फ्रेंड्स? समताप मंडल। और इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, इस परत की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है और यह परत सूर्य से आने वाले हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तो ये भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है कि ओजोन की परत किस में पाई जाती है, ओजोन गैस किस परत में पाई जाती है। तो इसका भी आंसर होगा हमारा समताप मंडल। हमारा थर्ड पॉइंट है मध्य मंडल। तो देखते हैं, यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है और इसमें पॉइंट इम्पोर्टेंट आता है हमारा ये वाला, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले अलका पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि सीटेट में कि अलका पिंड किस परत पर आने पर जलने लग जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा हमारा मध्य मंडल। अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं अपना, बाह्य मंडल। तो बाह्य मंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अधिक तीव्रता से बढ़ता है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी परत है जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्रता से बढ़ने लग जाता है। तो आंसर है हमारा बाह्य मंडल। तो एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स दिए हैं हमने इस वीडियो में सारे कवर किए हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमारी इन वीडियो में पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ मिलेगा। तो आप इन वीडियोस को देखकर निश्चिंत अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आयन मंडल इस परत का एक भाग होता है। तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि आयन मंडल किस परत का एक भाग होता है। तो ये हमारा बाह्य मंडल में आता है। नेक्स्ट, यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 80 से 400 किलोमीटर। नेक्स्ट, रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वैसे अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ये छोटी सी बात बहुत लंबे तरीके से दी गई है, परंतु हमने सारा कंटेंट बहुत शॉर्ट रखा है और सभी महत्वपूर्ण जो कि पूछा जाता है सबको एक एक लाइन में आपके लिए प्रस्तुत किया। तो रेडियो संचार किस परत में होता है? तो हमारा बाह्य मंडल में। अब हमारा 5वीं परत होती है पृथ्वी की लास्ट, बाह्य मंडल। तो देखते हैं, यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो सबसे ऊपरी परत कौन सी है फ्रेंड्स? बाह्य मंडल। और यह वायु की पतली परत होती है और हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो कौन सी ऐसी परत है जहाँ पर हीलियम, हाइड्रोजन अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं? तो आंसर होगा हमारा बाह्य मंडल। आगे देखते हैं, अब कुछ फैक्ट्स जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। तो जलवायु क्या होती है? ये 2024 में पूछा गया था जनवरी में कि जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम होता है, उसे स्थान की जलवायु बताता है। मतलब जो लंबे समय तक मौसम आ रहा है उस देश में, किसी स्थान में, तो वो उस स्थान का जलवायु कहलाती है। अब आतपन क्या होता है? ये भी सीटेट में कई बार पूछा गया है। तो आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो आतपन क्या करता है? ये तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आगे देखते हैं, इसी में सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। मतलब आतपन क्या होता है? जैसे सूर्य की किरणें पड़ी, उसे पृथ्वी ने रोक लिया, तो वो क्या कहलाएगी? आतपन कहलाती है। और आप कमेंट में लिखिए कि कौन सी ऐसी गैस है जो कि पृथ्वी पर तापमान
रोक कर रखती है, मतलब ऊष्मा रोक कर रखती है। मैंने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती रहती है। मतलब अर्थात तापमान, इसे आप आतपन से ना तापमान तैसे तापमान की याद कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य का तापमान होता है जिसे पृथ्वी रोक लेती है। तो ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती रहती है। अब देखते हैं वायुदाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। आगे देखते हैं इसी में। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। तो दाब कब गिरता है? जब वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं। और नेक्स्ट, समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक अधिक होता है। तो हमारा सीटेट में क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वायुदाब कहाँ पाया जाता है? तो ये होगा हमारा समुद्र स्तर पर। अब वायुदाब को दो क्षेत्रों में बांटा गया है, एक तो निम्न वायुदाब और दूसरा है उच्च वायुदाब। इन्हें एक एक करके समझते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, निम्न दाब क्या होता है? तो अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। अर्थात अभी जैसी वायु गर्म होती है, ऊपर उठने लगती है, जिस कारण वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है। आगे देखते हैं इसकी विशेषता क्या है। यहाँ पर बादल युक्त आकाश और नम मौसम होता है। तो कौन कौन सी विशेषता है इसमें? इसमें एक तो बादल युक्त आकाश होगा और वहाँ का मौसम नमी सा होगा। आगे देखते हैं। समुद्र स्तर पर वायुदाब सर्वाधिक अधिक होता है, ये हमने कर लिया है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं उच्च वायुदाब। तो कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है और भारी वायु नमीजत होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। तो उच्च दाब वायुदाब क्षेत्र कैसे बनता है? वो बनता है हमारे ठंडी वायु से। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उच्च दाब के कारण स्पष्ट व स्वच्छ आकाश होता है। तो निम्न दाब में क्या होता था? उसमें होता था बादल युक्त आकाश, और उच्च दाब में आकाश साफ रहता है। अब देखते हैं पवन। तो पवन की एक विशेषता है जो कि सेटेट में कई बार पूछी गई है। पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो पवन की गति किस प्रकार की होती है? पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र की ओर चलती है। आगे देखते हैं। पवन को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। ये सीटेट में स्थायी पवन फेवरेट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो देखते हैं। तो इसमें 2 तरह की एनसीईआरटी में 2 तरह की स्थायी पवन का उल्लेख किया गया है। पहला, व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें। तो व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा से चलती रहती हैं। मतलब वे पवनें जो वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा से चलती रहती हैं, वो स्थायी पवनें कहलाती हैं। और इनका एग्जाम्पल है व्यापारिक पश्चिमी और पूर्वी पवनें। ये दोनों एग्जाम्पल सीटेट में पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप याद कर लीजिएगा। और याद ना हो तो बार बार वीडियो देखिए, जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। अब देखते हैं सेकंड, मौसमी पवनें। पहला था हमारा स्थायी पवनें, दूसरा है मौसमी पवनें। तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें। तो भारत में मानसून कुछ ही दिनों के लिए आता है हर राज्य में। तो ये हो गई हमारी मौसमी पवनें, जो कि अपनी दिशा बदलती रहती हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है और लास्ट आज का, स्थायी पवनें। तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती हैं। तो उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। तो स्थानीय पवनों का उदाहरण कौन सा है हमारा? स्थल एवं समुद्री समीर। तो आप इन्हें याद रखिएगा। और उत्तर भारत में गर्म तथा शुष्क स्थानीय पवन को
ये टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसे लू कर लीजिएगा। जो भारत में लू चलती है तो केवल उत्तर भारत की तरफ ही चलती है, तो क्या हो गई हमारी स्थानीय पवन। तो लू का एग्जाम्पल भारत में कौन सा है, सॉरी स्थानीय पवन का भारत में एग्जाम्पल कौन सा है, वो है लू। तो यही हमारा वीडियो फिनिश होता है। हमने आज चैप्टर 4 करा, अगली वीडियो में हम चैप्टर 5 करेंगे, क्लास 7 का। तो ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करें और उनके साथ शेयर भी करें। और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।